नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना बिल्कुल हालिया है, हाल फिलहाल की है, कल परसों की है। दिल हिला देने वाली घटना है, विचार करने वाली घटना है, दिमाग पर जोर डालने वाली घटना है। बात अपने उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की। तारीख थी 18 मार्च 2025। 18 मार्च 2025 को एक शख्स थाना ब्रह्मपुरी पर आया और उसने ये बताया, वो अपने छोटे बेटे के साथ आया था, और उसने ये बताया कि उसकी बेटी ने अपने पति की हत्या कर दी है और किसी दूसरे लड़के से शादी कर ली है। ऐसा उसकी लड़की ने ही बताया है। उसने खुद आकर ये बताया है कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। पुलिस अचंभित हो गई। दूसरी बात साथ साथ पैरेलल ये हुई, जिस लड़के के मारने की बात, यानी अपने दामाद के मरने की बात ससुर ने थाने पर आकर बताई थी, उसी दामाद का छोटा भाई 14 तारीख को, यानी होली के दिन से अपने भाई से मिलने के लिए परेशान था। उसने भाई के फोन पर कॉल की तो भाभी ने उठाया। उन्होंने पूछा कि भाई साहब कहाँ हैं। उसने कोई बहुत अच्छा उत्तर नहीं दिया। उसने कहा मुझे पता नहीं, मेरे पास मोबाइल छोड़कर कहीं चले गए हैं। छोटे भाई का मन नहीं माना। वो पहुंच गया इंदिरा नगर सेकंड है, थाना ब्रह्मपुरी के अंतर्गत, जहां एक फ्लैट लेकर उनका भाई अपनी पत्नी के साथ रहता था। वहां पहुंचकर लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो लोग अभी तो थे यहाँ पर, और वो मोहल्ले वालों से बात कर ही रहा था, तभी उसकी भाभी, जिनका नाम मुस्कान था, वो किसी गैर मर्द के साथ घूमते हुए वहां पर पहुंच गई। राहुल ने पूछा कि भैया कहाँ हैं। उन्होंने कहा देखो पता करो, मुझे भी नहीं बताया, कहाँ गए हैं मुझे नहीं पता। राहुल ने तपाक से पूछा कि ये कौन है, और इतना भारी सिंदूर तो आपने कभी लगाया नहीं थे, ये कैसा सिंदूर लगा रखा है। वो कुछ नहीं बोली। राहुल ने वहीं हल्ला मचाया, और इस बीच में जो गुमशुदा था सौरभ राजपूत, उसके और घर वाले आ गए। राहुल ने शोर मचाया, और इस बीच में जो मुस्कान थी, उनके पिता ब्रह्मपुरी थाने पर जाकर बता ही चुके थे। तो पब्लिक भी पूरी इकट्ठा हुई मोहल्ले की। साथ ही साथ ब्रह्मपुरी से एक पुलिस का पूरा दस्ता, गाड़ी भरकर पुलिस जिसे कहते हैं, वो मौके पर पहुंच गई, क्योंकि उन्हें ये सूचना मिली थी कि इस घर की बहू ने अपने पति की हत्या कर दी है। दोनों ने वहां मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उस लड़के को भी और अपनी भाभी को भी पकड़ लिया। लोगों की सहायता से उन्हें बिठा रखा, और 10 मिनट में ही पुलिस आ गई। जिसको पकड़ा गया वो साहिल शुक्ला और मोहित था, और राहुल की भाभी का नाम मुस्कान था। पुलिस ने उनसे पूछना शुरू किया, क्या वजह है, क्या बात है, कहां गए। वो टाल मटोल करते रहे। पुलिस उन्हें घर के भीतर ले गई। राहुल भी साथ साथ गया। वहां एक अजीब सी महक आ रही थी। दुर्गंध तो नहीं आ रही थी, लेकिन अजीब सी महक आ रही थी। पुलिस ने पूछा मुस्कान से कि तुम्हारे पति हैं कहां। फिर वो ही टाल मटोल करने लगी, लेकिन तभी वो जो अजीब सी गंध आ रही थी, बाथरूम खोल के देखा गया तो बाथरूम में तमाम सीमेंट के, ताजे सीमेंट के निशान थे, और
बाथरूम के दीवारों पर भी, टाइल्स पर भी ताजे सीमेंट के छींटे, ताजे का मतलब कि हाल में इस्तेमाल किए गए सीमेंट के, पुराने ऐसा नहीं जो साल 2 साल पुराने सीमेंट के छींटे पड़ते हैं, टूट भी जाते हैं, हट भी जाते हैं, साफ भी हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसे छींटे थे जो हाल के थे लेकिन उन्हें साफ नहीं किया गया था। पुलिस ने पूछा मुस्कान से कि ये सीमेंट के छींटे कैसे हैं। उसने कहा कुछ काम लगाया गया था और यहाँ पर उन लोगों ने, बोले यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ है, और बाहर अगर काम हुआ है तो इतने छींटे यहाँ भीतर कैसे आए हैं। पुलिस को शंका होने लगी। पुलिस इन दोनों को, मुस्कान को भी और साहिल को भी, दोनों को उसी घर में अलग कमरे में ले गई। मुस्कान पर महिला कांस्टेबल्स जो साथ में आई थीं, उन्होंने अपने विशेष प्रयोग किए, विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ की। 10 मिनट में ही बात सामने आ गई। मुस्कान ने बिना किसी डर के, बिना किसी भय के बताया कि फलां जगह जो ड्रम रखा हुआ है जिसके ऊपर कपड़ों से उसे ढका गया है, उसी में पैक करके उसकी बॉडी रखी है। आई हुई पुलिस भी सदमे में आ गई। उसको हिलाकर देखा तो बहुत भारी था, बहुत वजनी था। ऊपर से उसे सीमेंट से पैक किया गया था, पूरा भीतर भी सीमेंट से पैक था, और सीमेंट सेटल हो गई थी, वो सेट हो गई थी, सूख गई थी। पुलिस ने ऊपर वाले जो हिस्से हैं प्लास्टिक का, जो पानी रखने वाले, जमा करने वाले बड़े ड्रम बाजार में उपलब्ध है, नीले नीले, पहले वो टिन के आया करते थे, शादी ब्याह में उसमें पानी भरा जाता था बारात को पिलाने के लिए, लेकिन उनकी जगह अब ये प्लास्टिक के ड्रमों ने ले ली है। पुलिस को नहीं कुछ सूझा, वो उसे बाहर ले आई। मजमा इकट्ठा हो गया, गैस कटर से उसको काटा गया, जो ऊपर का, जो पीपे का ऊपर का नीले रंग की शीट होती है, बड़ी मुश्किल से उसे निकाला गया। लेकिन सीमेंट इस कदर सेट हो गई थी कि उसके भीतर क्या है ये पता लगाना मुश्किल हो गया था। पुलिस ने आसपास के कुछ जो छेनी हथौड़ी वाले हैं उनको बुलवाया, और अंदाज से 2 जगह जब सुराग कराया, भीतर से एक जगह उंगली दिखाई पड़ी, तब ये तय हो गया कि लाश इसी के भीतर रखी गई है। पुलिस उसे गाड़ी में लाकर थाने पर ले गई, क्योंकि वहां पर छेनी हथौड़ी से सीमेंट को थोड़ा थोड़ा काट कर और फिर बॉडी को निकालना कतई मुश्किल काम था, बहुत टाइम लगने वाला काम था। ब्रह्मपुरी थाने पर ले गए, बाहर पुलिस को रखा कि भीतर लोग तमाशा न देखें। फिर मजदूरों को बुलाकर उनसे उस सीमेंट को छेनी से, हथौड़ी से, कटर से काटने की कोशिश की गई, तो धीरे धीरे करके बॉडी का शेप अलग अलग पार्ट्स में भीतर से मिलने लगा। ऐसा लगा कि बॉडी के 4 पार्ट किए गए थे। वही मृतक सौरभ राजपूत की बॉडी थी। राहुल ने, यानी मृतक सौरभ राजपूत के छोटे भाई ने, अपनी भाभी मुस्कान और उसके दोस्त, उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को वहीं भीड़ से पकड़वा लिया था। वो दोनों भी थाने पर मौजूद थे। पुलिस ने पूछा इसमें क्या क्या है। उन्होंने बताया कि साहब, सिर अलग है, धड़ अलग है, दोनों हाथ अलग हैं। बड़ी मशक्कत के बाद उसे रात भर काटने के बाद वो शेप पूरा नहीं किया, कि क्योंकि बॉडी के भी अगर कट फट जाए बॉडी का कोई हिस्सा, तो पोस्टमार्टम में वो आएगा, वो अनावश्यक कोई कंफ्यूजन पैदा करेगा। तो दो मूल रूप से सीमेंट में लिपटे हुए हिस्से, जैसे दोनों हाथ हैं, धड़ है और सिर है, उसको पुलिस ने सील किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोनों से पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ से ये पता लगा कि मर्चेंट नेवी का अफसर सौरभ राजपूत, ये इसकी शादी, ये 2016 में मुस्कान से इसकी मुलाकात हुई, एक दूसरे को ये चाहने लगे। मुस्कान इसकी प्रोफाइल पर फिदा थी, मर्चेंट नेवी, पोस्टिंग
वर्तमान में लंदन, और देश यूरोप के लगभग हर हिस्से में उसको कभी 15 दिन, कभी 1 महीने, कभी 2 महीने बिताना होता था। प्रोफाइल में ये सब बातें लिखी हुई थी। पैसे का भी अंदाज मुस्कान को था, कितना पैसा इसे मिलता होगा। उस सौरभ राजपूत में उसे सारी दौलत, शोहरत, इज्जत सब एक साथ दिखने लगी। उसने प्रस्ताव किया और फौरन सौरभ राजपूत ने उस प्रस्ताव को मान लिया। एक दूसरे से छिप छिप कर मिलने लगे, लेकिन घर पे ये बात जैसे ही बताई गई वैसे ही पूरे घर ने इसका विद्रोह कर दिया। सौरभ भारद्वाज ने भी, मुस्कान ने अपने अपने घरों में बताई, लेकिन सौरभ के घर वाले ज़्यादा उत्तेजित हुए, ज़्यादा नाराज हुए, और उनके पिता मुन्नालाल, भाई राहुल और माँ रेनू, इन तीनों ने कह दिया कि तुम्हें जो मर्जी हो करो, हम तुम्हारी शादी में शरीक नहीं होंगे, हम इस शादी से सहमत नहीं हैं। परिवार का विरोध झेल के, लड़की वालों का विरोध झेल के दोनों ने 2017 में शादी कर ली। 16 में मिले और 17 में शादी कर ली। 2-3 महीने, 4 महीने वो यहाँ रहा, उसके बाद फिर वो लंदन चला गया। इस बीच में उसे एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम पीहू था। उम्र करीब 6 साल थी। घटना वाले दिन वो अपनी नानी के घर थी, जो उसकी माँ उसे छोड़कर गई थी। हुआ कुछ यूं कि जब वो लंदन चला गया, ये मामला सब खुला 2019 में, मतलब इस स्टोरी में ट्विस्ट आया 2019 में। अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए मुस्कान ही जाती थी, क्योंकि पिता उसका ज़्यादातर मर्चेंट नेवी में होने का कारण बाहर ही बाहर रहता था। और स्कूल के बाहर एक दिन साहिल शुक्ला से मुस्कान की मुलाकात हो गई। मुलाकात कोई ऐसे यूं ही नहीं हुई थी। ये जिस स्कूल में पढ़ते थे, कक्षा 8 तक दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन फिर अपने अपने काम में लग गए, दोनों बिछुड़ गए, अपने अपने काम में शुरू हो गए। लेकिन आजकल एक आदत है, फलां स्कूल के प्राइमरी एलुमिनी का ग्रुप, कि 2004 में जितने लोग फलां स्कूल के प्राइमरी में थे, उनका एक एक करके एक जोड़ना दूसरा, एक ग्रुप तैयार हो गया। जब ये ग्रुप तैयार हुआ तब दोनों को याद आई इस बात, कह रहे ये तो 8th तक हमारे साथ पढ़ी थी। उसको भी याद आया, कह रहे ये तो हमारे साथ 8th में पढ़ा था। बात एक्सचेंज हुई और ये बताया गया कि रोज़ सवेरे वो अपनी बिटिया को छोड़ने फलां स्कूल में जाती है। स्कूल के बाहर ही बहुत दिनों बाद साहिल से मुलाकात हुई। घर में मुस्कान और पीहू यानी वो बच्ची ही रहती थी और कोई दूसरा घर में रहता नहीं था। जब घर में बहुत तनाव हुआ, शादी का विरोध हुआ, इन लोगों ने शादी कर ली। और शुरुआती दौर में जब वो 4-5 महीने यहाँ पर था तो मुस्कान भी घर में आकर रही, लेकिन जब उसे लंदन जाना हुआ तो मुस्कान भी अपने मायके चली गई और फिर लौट के दोबारा वहाँ नहीं आई। इन लोगों ने एक किराए का मकान भी ले लिया। किराए का मकान लिया इन्होंने ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर 2 में किराए का मकान ले लिया। और चूंकि घर वाले इतना नाराज हुए सौरभ राजपूत से कि उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। अखबारों में इश्तहार छपे कि फलां फलां जो मेरा बेटा है उससे हमारे सारे रिश्ते नाते ख़त्म हो गए, कोई किसी से लेन देन बातचीत इसका वो स्वयं जिम्मेदार होगा। एक सेट लैंग्वेज है किसी को बेदखल करने के बाद जो अखबार में छपती है, वो छपवा के उसे बेदखल कर दिया। बेदखल करने के बाद फिर मुस्कान का वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं रह गया। जब अपने बेटे को ही बेदखल कर दिया तो बहू को रखने के कोई मतलब नहीं है। तब इन लोगों ने ये यहाँ ब्रह्मपुरी में एक नया कमरा लेके ये रहने लगे। अकेले ही रहती थी। और फिर जब वो ओल्ड स्कूल ग्रुप से साहिल से उससे मुलाकात हुई तो पहली मुलाकात मुस्कान पीहू के स्कूल के बाहर जब उसे छोड़ने गई थी तो साहिल से मुलाकात हो गई। पहले वो स्कूल के बाहर ही मिले 4, 6, 10, 15 दिन और बातचीत में ये हुआ कि हम तो अकेले ही रहते हैं। एक दिन वापस लौटते समय साहिल और मुस्कान दोनों एक साथ मुस्कान के घर पहुंच गए। फिर आना जाना शुरू हुआ। बहुत निकटता हो गई, बहुत गंभीर संबंध हो गए, शारीरिक संबंध भी हो गए।
साहिल को लगा कि इसके पास पैसा बहुत है, इसका पति पैसा बहुत देता है और बहुत वेल ऑफ है ये, और इससे शादी करनी चाहिए। वो दबाव बनाने लगा कि भाई ऐसे पति से क्या मतलब है जो साल में 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए आता हो, हमें तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। ये बताया गया और मुस्कान ने भी पुलिस को अपने बयान में बताया कि साहिल को गांजा पीने की आदत थी और इसने ये धीरे धीरे गांजा पीने की आदत मुझे भी डलवा दी, और गांजा के लिए जो कार्विंग होती थी वो उसका फायदा उठाता था और अपने साथ ले आता था। दोनों लोग हम लोग गांजा पीते थे और तभी वो पुश करने लगा कि तुम मुझसे तलाक ले लो, सौरभ भारद्वाज से तलाक ले लो, हम तुम शादी करके रहेंगे। इसी तरह एक गांजे के नशे में उसने सौरभ को फ़ोन भी किया और ये कहा कि हमें तलाक चाहिए। उसने कहा क्या बहकी बहकी बातें करती हो, हम लोगों ने लव मैरिज की है, कितने दिन हुए शादी के भी, और किस बात का तलाक, क्यों तलाक? उसने कहा नहीं मुझे तलाक चाहिए। उसने कहा ठीक है हम आके बात करेंगे, लेकिन तुमको शर्म आनी चाहिए, बच्ची अपनी 6 साल की है, उसका कोई क्या करेगा, कैसे बढ़ेगी आगे, वो कैसे पढ़ेगी। इसी में बहस हुई, लेकिन तलाक लेने से सौरभ राजपूत ने मना कर दिया कि मैं किसी कीमत पे तलाक नहीं दूंगा, अभी जो हमारा 10-12 साल का कैरियर ही ये ख़त्म करके हम लोग इकट्ठा रहेंगे, बच्ची को पढ़ाएंगे, बच्ची बड़ी हो जाएगी। बहरहाल ये बात आई गई होगी। फिर साल में 2-3 महीने आता था, वो मेरठ में ही रहता था। दो तारीख को 5 को इसकी पत्नी की बर्थडे थी और एक दिन आगे या पीछे पीहू की भी बर्थडे थी। दोनों बर्थडे एक साथ मनाने के लिए और होली घर पे मनाने के लिए वो छुट्टी लेकर, या जो ड्यू होती है छुट्टी इन लोगों की, 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था और 24 फरवरी को सौरभ भारद्वाज जन्मदिन मनाने के लिए मेरठ आ गया। सौरभ के वापस आने पर साहिल परेशान रहने लगा, परेशान मुस्कान भी रहने लगी। गांजे की कार्विंग होती थी, वो इधर उधर की बातें करती, वो चाहती थी कम से कम साहिल से मुलाकात हो जाए, एक बार गांजे का दम लगा लूं। ये तय हुआ कि ऐसे दूर दूर रहना ठीक नहीं है और हम दोनों ही लगता है कि रह नहीं पाएंगे। मुस्कान का कहना था कि इतनी खराब मुझे आदत गांजे की लग गई थी कि अगर वो साथ में बैठ के गांजा न पिए तो दिन भर मैं परेशान रहती थी। तय हुआ कि 4 तारीख को हम लोग उसे अपने रास्ते से हटा देंगे। 3 मार्च को सौरभ इंदिरा नगर की गली नंबर 1 में अपनी मां के घर से कोफ्ता लेकर इंदिरा नगर की गली नंबर 2 में अपने रूम पर आया। गली नंबर 1 में उसके पेरेंट्स रहते थे, चूंकि बेदखल कर दिया था तो इसलिए वो मिलने गया तो माँ ने उसके लिए कोफ्ता, माँ तो माँ होती है, माँ का दिल, उसकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड है। इतना सब होने के बाद भी उसने अपने बेटे को खाने के लिए कोफ्ता दिया। लेकिन सौरभ राजपूत का देखिए कि उन्होंने कहा नहीं, साथ में हम और मुस्कान दोनों खाएंगे, लिहाजा माँ के घर वो कोफ्ता नहीं खाया। लेकर वो 3 तारीख की रात मुस्कान के पास आ गया। मुस्कान ने सौरभ को जो कोफ्ता दिया, पहले से ही नींद वाली दवाइयाँ उसका पाउडर बना के साहिल के कहने पे उसने रखा था। और जब सौरभ ने यह कहा कि माँ ने जो कोफ्ता भेजा है वही खाऊंगा मैं, तो उसी कोफ्ते में उसने नींद की गोलियां मिला दी। 40 टिकिया उसमें मिलाई गई और जैसे ही उसने वो कोफ्ता खाया वैसे ही थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगी, वो सो गया। फिर साहिल को फ़ोन किया उसने कि अब ये सो गया है, इसे होश नहीं है, हिला डुला के मैंने देख लिया, हाथ पैर की उंगलियों को दबा के देख लिया, पैरों को आपस में
लड़ा के देख लिया, इसे बिल्कुल होश नहीं है। साहिल मुस्कान के घर पहुंचा उसके बुलाने पर। मुस्कान 3 दिन पहले मार्केट से चिकन काटने वाले 2 चाकू खरीद कर ले आई थी। पति सौरभ वहां पर था, बच्ची को उसने बगल वाले कमरे में लिटा दिया था और सौरभ जिस कमरे में लेटा हुआ था वहीं मुस्कान और साहिल शुक्ला ये दोनों पहुंच गए। दोनों चाकू खरीद कर जो लाए गए थे वो निकाले गए, लेकिन फिर भी इनको डर था कि चाकू सीधे मारने पर अगर इसकी चीख की आवाज आई, अड़ोस पड़ोस में गई, तो हमारे काम में व्यवधान हो सकता है। दोनों कमरे में लगे हुए कूलर्स उसने ऑन कर दिए। दोनों कूलर्स में इतना शोर होता था कि उन्हें अंदाज था कि इस शोर में अगर ये चीखेगा भी तो इसकी चीख दब जाएगी। इसके बाद मुस्कान पति सौरभ के पेट पर बैठ गई। सौरभ तब भी टस से मस नहीं हुआ। साहिल ने मुस्कान के हाथ में चाकू थमाया और बाईं तरफ सीने पर चाकू की नोक रखने के लिए कहा। यह भी कहा कि एक बार चेक कर लो, हड्डी के ऊपर तो नोक नहीं है। चेक किया गया, हड्डी के ऊपर वो नोक नहीं थी, 2 हड्डियों के बीच का जो फ्लैश है उसके भीतर थी। साहिल ने जब उसने नोक पर उसे नोक को उसके बाईं तरफ सीने पर रख दिया तो ऊपर से बहुत तेज मुक्का साहिल ने मार दिया। वो पूरा चाकू सीने को पार कर गया। थोड़ी सी आवाज सी निकली उसके मुंह से, लेकिन चीख नहीं निकली। ऐसा 3 बार वहीं पर नोक रख के और उसके ऊपर से नोक रखा मुस्कान ने और ऊपर से उस पर दबाव लगाया बहुत जोर से अपने हाथ से साहिल ने। 3 बार ये वार किए गए और थोड़ी देर में उन लोगों ने नाक बंद करके मुंह बंद करके देखा कि इसकी मौत हो गई है। हत्या के बाद अब अगला इनके दिमाग में आया कि इसको कैसे ठिकाने लगाया जाए। दोनों के दिमाग में कुछ दिन पहले से ये प्लानिंग चल रही थी कि मेरठ में 5 लोगों की जो हत्या हुई थी उसमें शव को लपेट कर बेड में छिपाया गया था और कई दिनों तक की बात छुपी रही, लेकिन दुर्गंध फैलने के कारण लोगों को पता लगा और पुलिस ने वो सारी लाश रिकवर की थी। दोनों ने सौरभ की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसी बेड को बेड में पहले रखना चाहा कि पहले यहाँ रखेंगे, फिर विचार करेंगे क्या करना है, आगे फिर डिस्पोजल करेंगे। लेकिन सौरभ की लाश उसमें फिट नहीं बैठी। इसके बाद साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर उसकी बॉडी को घसीट कर ये बाथरूम तक ले गए और उसी बाथरूम में उसके दोनों हाथ काट कर, क्योंकि वो पूरा फिट नहीं बैठ रहा था, उनको लगा हाथ काट देंगे तो फिट बैठ जाएगा, दोनों हाथ काट कर अलग कर दिए, सिर काटा और धड़ अलग कर दिया। 1 हफ्ते पहले ही मुस्कान बाजार से प्लास्टिक के बड़े बड़े बैग लेके आई थी। अलग अलग ठिकाने पर इस चारों बॉडी पार्ट्स को लगाने की प्लानिंग बनाई गई। बेड को फिलहाल उसी पॉलीथीन में पैक करके बेड में ही धड़ को बेड में छिपा दिया गया। दोनों हाथ और सिर को थैले में पैक किया गया। मुस्कान ने 3 दिन पहले 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर मंगाया था ऑनलाइन। बॉडी पार्ट्स को पॉलीथीन में पैक करने के बाद सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर से हर ब्लड के जहां जहां दाग धब्बे थे उन सबको साफ किया गया, क्योंकि ज़्यादा दाग धब्बे वो उसी में थे, बाथरूम में थे, जहां उन्होंने शरीर के अलग अलग पार्ट्स काटे थे, दोनों हाथ, धड़ और सिर। उसने कहा कि यहाँ साफ सफाई सब कर दी है, यहाँ पर रुकना अब ठीक नहीं है। दोनों हाथ और सिर वाले पैक लेकर वो साहिल के साथ उसके घर पहुंच गई, साहिल के घर, और ये 3 बॉडी पार्ट वहीं रखकर पूरी रात वहीं पर बिताई। 5 मार्च को साहिल और मुस्कान दोबारा तीनों टुकड़े लेकर इंदिरा नगर मुस्कान के घर पर पहुंच गए। मुस्कान सुबह 9 बजे शारदा रोड मार्केट से
वही जो नीला वाला ड्रम होता है वो खरीद कर ले आई। दोबारा गई तो बालू और सीमेंट खरीद कर ले आई। बेड से उसने धड़, थैले से दोनों हाथ, और साथ में बालू सीमेंट को इन्होंने उसी बाथरूम में मिलाया। बाथरूम में पानी निकलने के स्थान पे कोई कपड़ा लगा के थोड़ा पानी इकट्ठा करके बाथरूम में ही वहीं पर, क्योंकि उन्हें पता था कि बहुत बड़ी मात्रा है ये जो उसके भीतर ड्रम के भीतर जानी है, तो इसलिए वहीं पर उसको सूखा पहले मिक्स करके थोड़ा उसे गीला किया और बाल्टी से उठा कर वो सारे बॉडी पार्ट ड्रम में रख के उसके ऊपर वो सीमेंट और बालू उसके ऊपर भरते चले गए। वहाँ मिलाते रहे और दोनों एक एक बाल्टी लाकर इसमें डालते रहे, और धीरे धीरे जब वो भर गया तो उसके ऊपर से फिर पानी उसमें मिला दिया ताकि ये जल्दी बैठ जाए, जल्दी सेटल हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा पानी, ताकि वो सेमी लिक्विड हो जाए और आसपास शरीर के चारों तरफ वो पहुंच जाए और उसको जकड़ ले। फिर थोड़ी बालू और सीमेंट ऊपर से उसको पैक कर दिया, यानी सारे बॉडी पार्ट भीतर उसमें सीमेंट और बालू का घोल और उसके ऊपर से फिर सीमेंट से पैक कर दिया गया। सवेरे उठ के देखा तो सीमेंट सेटल हो गई थी, यानी 5 मार्च की रात तक सीमेंट सेटल हो गई। पानी वानी डाल के उसमें देख लिया, वो बिल्कुल पानी ऊपर छलक ही रहा था, वो भीतर नहीं जा रहा था, यानी सीमेंट सूख गई थी। मुस्कान और साहिल मनाली की, शिमला मनाली के टूर पर निकल गए 6 मार्च को। 4 मार्च को इन लोगों ने उसका कत्ल किया। 5 मार्च को उसको सब अच्छी तरह से सीमेंट के घोल बनाकर और सारे बॉडी पार्ट्स को उसी ड्रम में डाल के उसे कवर करके ऊपर गद्दा रजाई रख के ये लोग निकल गए शिमला और मनाली के ट्रिप पर। उसका मोबाइल फ़ोन भी वो अपने साथ ले गए। मनाली पहुंचकर सौरभ राजपूत के मोबाइल जो वो साथ में ले गए थे, जितने मैसेज आते थे व्हाट्सएप के, उनका जवाब देता था साहिल। रिश्ता पूछता था, जवाब देता था। और फिर पुरानी फ़ोटो जो हैं, जैसे मनाली की 10-20 फ़ोटो खींची मुस्कान ने, वो फ़ोटो रील बनाकर इंस्टाग्राम में, और कुछ उसके साथ पुरानी फ़ोटो कि जैसे हम दोनों लोग साथ हैं, रील हमारी पड़ रही है। 13 दिन तक ये वहाँ सैर सपाटे करते रहे और होटल इन्होंने कर लिया था, उसी होटल के रूम में रहे। बेटी को उसने पहले ही अपनी नानी के यहाँ छोड़ दिया था। 16 मार्च तक ये लोग वहाँ रहे, लेकिन जो भी इन लोगों के पास 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए थे वो खर्च हो गए। 8 लाख रुपए सौरभ के अकाउंट में था, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी वो उस अकाउंट वाले पैसे को वो नहीं निकाल सकी। अपनी माँ को फ़ोन किया कि इसका क्या नंबर था, इसका क्या पिन नंबर था, मैं भूल गई हूँ, तुम बताओ। बोले तुम्हारे साथ ही है वो, उससे पूछ लो, उसका अकाउंट है, उसका नंबर है, वो बताएगा तुम्हें, मुझसे क्या पूछ रही हो। ये चुप हो गई। बोले साथ में सौरभ है तो तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत है। इस तरह की बात जब उसने की तो वो चुप हो गई। फिर जब पैसा ख़त्म हो गया तो ये दोनों 17 मार्च को वापस आ गए। मुस्कान अपने मायके गई तो बेटी पापा से मिलने की जिद करने लगी। पीहू रोने लगी, बच्चा है, वो जिद करने लगा, उछलने लगा, चिल्लाने लगा। माँ ने कहा ले क्यों नहीं जाती, इसे मिला ला सौरभ से। तब उसने बताया कि ऐसा है कि सौरभ को मैंने मार दिया है और साहिल से शादी कर ली है मंदिर में, शिमला में। ये उसने बताया। वो भी सन्न रह गई। उसने मुस्कान के पिता को बताया। पिता भाग के ब्रह्मपुरी थाने पहुंच गया और पुलिस को सारी वारदात बताई। उसके बाद पुलिस ने आरोपी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया। कल यानी 19 तारीख को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। वकील पहले से खड़े हुए थे।
इतना ज़्यादा इसका सोशल मीडिया में, अखबारों में, टीवी में, सारे न्यूज़ चैनल्स में इसका हल्ला हुआ, क्योंकि डिस्पोजल का जो तरीका निकाला था इन लोगों ने, ये भी बिल्कुल नायाब तरीका था। मैंने भी फिलहाल गड्ढे में लोग दबा देते हैं, प्लास्टर ऊपर से चला देते हैं, टाइल्स लगवा देते हैं, ये सब तो सुना है, लेकिन बॉडी पार्ट्स पर सीमेंट का घोल डाल के उसको सीमेंट के भीतर ही उसको चुनवा दिया जाए कह लें, या सीमेंट के साथ सेटल करा दिया जाए, ये थोड़ा सा अलग तरीका था, इसलिए बहुत हल्ला हुआ इसका। जैसे ही पता लगा कि ब्रह्मपुरी थाने की पुलिस इनको वहाँ पेश करने के लिए कोर्ट में, सीजीएम के कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए ला रही है, वकीलों ने पीछा कर लिया। बहुत ज़्यादा पुलिस बल लगाना पड़ा, लेकिन फिर भी वकीलों ने कई झापड़, लात और घूसे का प्रयोग करके इनको चोट पहुंचाई। बहरहाल इन दोनों को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। सीजीएम ने पूछा, पहले साहिल से पूछा कि तुमने कोई अपराध किया है कि पुलिस ऐसे ही ले आई है? उसने कहा नहीं साहब, मैंने इसके हस्बैंड को मारा है। फिर मुस्कान से पूछा, तो मुस्कान से पूछा कि तुमने क्या जुर्म किया है? उसने कहा मैंने अपने पति को मारा है और ड्रम में सीमेंट डालकर सीमेंट में जमा दिया है। ये भरी कोर्ट में कहा उसने, जहां कम से कम 100-150 वकील मौजूद थे। इस बात को सुनकर वकीलों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जब उसको वापस रिमांड पर जेल ले जाने के लिए अदालत से पुलिस, बहुत बड़ी संख्या में पुलिस थे, जब लेकर बाहर निकली, वकील उस पर टूट पड़े। साहिल को तो उन्होंने, कोई कपड़ा उसके शरीर पर नहीं बचा, और इस पिटाई की वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत बुरी तरह से वायरल हो रही है। किसी तरह और थानों की फोर्स वहां से बुलाकर, जान बचाकर किसी तरह से इन दोनों को वहां से निकाला गया और जेल भेजा गया। दूसरी जो बात थी वो वहाँ पूछी गई कोर्ट में, क्योंकि वो सिंदूर लगाई हुई थी कि भाई ये पति तो तुम्हारा, तुम कह रही हो तुमने हत्या कर दी है, सिंदूर किसका लगाई हो? तो उसने साहिल की तरफ इशारा करके कहा ये इसका सिंदूर है, हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली है। बहरहाल अब वो जेल में हैं, जेल गए हैं और कल ही शायद जेल गए हैं। दोनों पापी एक साथ हम जेल पहुंच गए हैं। आज की घटना, लव मैरिज, बहुत ढेर सारे एपिसोड इस पर हैं। लव मैरिज बड़ा कॉमन वर्ड है, मतलब उसका यह है कि एक दूसरे को अच्छी तरह जानने के बाद ही शादी की गई है, उसी को लव मैरिज कहते हैं। और जब शादी का फैसला किया तो किसी की नहीं सुनी, दुनिया जहान से दुश्मनी की, पर शादी की। लव मैरिज की वैसे तो तमाम डिफिनीशंस हैं, लेकिन उस डिफिनीशन में लव मैरिज इन शब्दों के आगोश में वो बिल्कुल फिट बैठती है। लव मैरिज, ऐसी शादी देखिए अटूट होनी चाहिए, क्योंकि अपनी पसंद, अपनी प्रायोरिटी, दोनों के लिए कह रहा हूं मैं, अपनी पसंद, अपनी प्रायोरिटी, अपनी जिंदगी, अपनी जिद और अपनी मौज, ऐसे में तो ये कभी टूटनी नहीं चाहिए। लेकिन ज़्यादातर मामलों में इसके उलट हुआ है। लव मैरिजेस का बड़ा बुरा हश्र मैंने आपको किस्सा गोई के तमाम अंक में बताया है, बहुत बुरा हश्र। क्योंकि ये जोड़ा जो ये कहता है कि साहब हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ चुके हैं, जान चुके हैं, हम शादी कर रहे हैं, किसी की मुझे फिक्र नहीं है, माँ बाप आए ना आए मुझसे कोई लेना देना नहीं, हमारी जिंदगी, हमारा शरीर, हम चाहे जो करें, किसी दूसरे से क्या मतलब। दिक्कत वहीं पर है कि ये चूंकि दुनिया से अलग, दुनिया से बैर, दुनिया से दूरी और अपनी मौज में रहने की जिद, ये लव मैरिज के कपल्स करते हैं। इसीलिए बहुत छोटी छोटी बातों से विवाद शुरू होता है, क्योंकि न कोई समझाने वाला है, न कोई बीच बचाव करने वाला है, और नहीं है। ऐसी स्थिति में जब वो छोटी छोटी बातों से चिंगारी शुरू होती है और आगे आग का रूप ले लेती है, तो ये जो दो लोग जो कहते हैं कि हम लव मैरिज हम लोगों ने की है,
उनमें से एक को दुनिया से विदा होना पड़ता है। अब इस घटना में जो लव मैरिज हुई, वो मुस्कान ने मर्चेंट नेवी का ऑफिसर देखकर, पैसा और प्रोफाइल देखकर ये शादी की, जो बात सही है। लेकिन उसकी जो प्रैक्टिकल दिक्कतें थी कि मर्चेंट नेवी में बाहर रहना पड़ता है। अब चूंकि घर वालों की को नाराज करके शादी की है, घर वालों ने बेदखल कर दिया, घर वालों का उस घर में आना जाना बंद हो गया। तो अगर घर वालों के साथ रही होती तो साहिल के बार बार आने पर घर वाले जरूर आपत्ति करते, अपने बेटे को बताते, समझाते, आ जाओ इसको सेटल करो, ये बहुत बार घर के भीतर आ रहा है। लेकिन अपनी मौज में न कोई टोकने वाला, न कोई बोलने वाला, न कोई चिल्लाने वाला, न कोई हिदायत देने वाला, कोई नहीं। और फिर जब आना जाना शुरू हुआ तो फिर सब कुछ शुरू ही हो गया। दूसरा, जो आजकल कम्युनिकेशन का ज़माना है और हर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। मैंने जैसे आपको बताया कि 2000 का प्राइमरी क्लास का ग्रुप, किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी स्कूल का, किसी प्ले ग्रुप का, ढूंढ ढूंढ के लाए गए, वो जो 20, 25, 30 बच्चे थे, सब में अब वो वहाँ शुरू हुआ। बीए का इसी तरह की 2010 बैच का बीए का ग्रुप, बीएससी का ग्रुप, किसी स्कूल कॉलेज का जो एल्यूमिनाई है उसका ग्रुप। अब ऐसे ग्रुप जब बनते हैं तो पुराने रिश्ते नए होने लगते हैं, और जिसे क्रश कहते हैं कि पुरानी क्रश याद आ जाती है, और जरा सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। पुरानी यादें जब मिलती हैं, मिलते मिलाते हैं, कहीं मिल गए, पुरानी बातें हैं जब शुरू हुई तो नए सिरे से बातें खुलने लगती हैं। अब आप सोचिए कि लव मैरिज में इतनी शातिराना हरकत, बाप रे। पहले से चाकू खरीद के रखा, 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर खरीद के रखा, मारना है और फिर सारे नामो निशान ब्लीचिंग पाउडर से मिटाने हैं। प्लास्टिक के थैले खरीद कर रखा, सब पहले से तय करके रखा कि ऐसे ऐसे करेंगे, सब साफ करेंगे, प्लास्टिक की उसमें डालेंगे और उसके बाद अलग अलग ले जाके डिस्पोजल करेंगे। लेकिन जब बात नहीं बनी तो अगले दिन ड्रम ले आए, बालू ले आए, सीमेंट ले आए, उसको इकट्ठा करके बाथरूम में घोल बनाया, घोल बना के सारे बॉडी पार्ट्स को ड्रम में डाला। उसके बाद खूब अच्छी तरह से पहले वो सूखा बना के डाला, फिर ऊपर से पानी ऐसा डाला गया कि हर जगह जहाँ स्पेस हो वहाँ पर भी वो सेटल हो जाए। और उसके बाद हस्बैंड का फ़ोन लेकर उस पर रील्स धड़ाधड़, दिन में 10-10 रील्स। देखने वाले सोच रहे हैं कि दोनों पति पत्नी बहुत दिन बाद लौट कर आया है, छुट्टी मनाने के लिए गए हुए हैं। रील्स धड़ाधड़ आ रही हैं मुस्कान की, और कभी कभी पुरानी फ़ोटो जो दोनों की साथ की थी वो भी लग जाती थी, एज इफ़ कि हम दोनों लोग एक साथ यहाँ पर रह रहे हैं। तो इंस्टा पर रील्स चलने लगी। ये सब चकमा देने के लिए था, लेकिन पाप छिपता नहीं है, बिल्कुल नहीं छिपता है। सारी चालाकी इन लोगों की धरी रह गई, दोनों की। और अपराधी कितना भी चालाक हो, लेकिन जब कुछ ज़्यादा ही चालाकी होने लगती है तो वो पकड़ा जाता है। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले एक बात और मैं बता दूं, ये जो हमारी अंग्रेजी में पुस्तक प्रकाशित हुई थी वर्चस्व, जिस दिन ये आई थी मार्केट में, मैंने उस दिन आपसे इसका जिक्र किया था। लेकिन कुछ इस बीच में होली और तमाम त्योहारों की वजह से उसके बाद मैं आपसे इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर पाया। पिछली बार जब वर्चस्व हिंदी में आई थी तो मैंने अपने सुधी श्रोताओं से ये कहा था कि इसकी प्रतियां जो खरीदें वो उसके फ़ोटो के साथ अगर हम भेजेंगे तो सभी फ़ोटोग्राफ्स इस किताब के साथ मैं अपनी किस्सा गोई के हर अंक में, जैसे जैसे ये फ़ोटो प्राप्त होंगी, हम हर अंक में उनका नाम और साथ में ये फ़ोटोग्राफ दिखाएंगे। पर्पस सिर्फ इतना था कि हमारा किस्सा गोई परिवार बढ़ के 1 लाख से ऊपर हो गया है, और जो उस समय ये कह रहे थे कि साहब इंग्लिश में होती तो हम पढ़ लेते। साउथ के कुछ लोग हैं, कुछ लोग जो हिंदी भाषा भाषी नहीं हैं, उन्होंने ऐसी डिमांड की थी। तो वो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको
फ़ौरन ऑर्डर करके ख़रीद लें। इसके साथ अपनी फ़ोटोग्राफ भेजें। मैं आपकी वो फ़ोटोग्राफ जो आप भेजेंगे वो आपका नाम और किस्सा कोई परिवार, देश के या विदेश के किस हिस्से में आप रह रहे हैं, उसके साथ मैं सबके साथ शेयर करूँगा, ताकि पूरा परिवार हमारा देख ले कि इन लोगों का इंटरेस्ट था और इन लोगों ने ये पुस्तक खरीद ली है। पुस्तक अमेज़न पर और फ्लिपकार्ट दोनों पर उपलब्ध है। एक बार इसको फिर से देख लें ताकि उसका अमेज़न पे आपको ढूँढने की आवश्यकता न पड़े। मैंने आपको बताया था कि सिद्धार्थ एक अपने सिद्धि श्रोता हैं पुणे से, उन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया था हिंदी वाली का इंग्लिश में। जिस किसी ने पढ़ा है उसने बताया है कि अच्छा ट्रांसलेशन किया गया है, और जो हिंदी भाषा भाषी नहीं हैं उनके लिए बहुत अनोखा सा ये लगा, ये जो क्राइम स्टोरी इसमें है। तो अगर आपने पढ़ ली है या आपकी ज़रा सा भी दिलचस्पी है तो आप इसे फ़ौरन मंगाकर, और उसके साथ जैसे पहले हिंदी वाले के साथ आपने सैकड़ों फ़ोटोग्राफ्स भेजे थे, शेयर किए थे, वो आप भेज देंगे तो अगले ही दिन जैसे ही वो मुझे प्राप्त होगा, अगले ही दिन वो सारी फ़ोटोग्राफ्स और अपने सुधी श्रोता के नाम के साथ में किस्सा गोई में उसे अपने दर्शकों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।